नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई, बहुत बड़ा मामला आया और उस मामले से पूरी तरीके से सिब्बल की एक लुटियन गैंग जो है वो पूरी तरीके से तार तार हो गई। आज कपिल सिब्बल की पूरी तरीके से काली कुंडली का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि कैसे इनके ऊपर मुसीबतों की पहाड़ टूटी है, कैसे बर्खास्त होने की स्थिति पे आ चुके हैं, कैसे 10,000 करोड़ रुपए का पूरा मामला आया है और कैसे दुबई का कनेक्शन आया और इन तमाम चीजों में कांग्रेस का कैसे कैसे हाथ है, पूरा खुलासा सबूत के साथ करेंगे। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों दिखाते हैं आपको कि आखिर वो स्टेटमेंट क्या है जो कपिल सिब्बल ने दिए हैं, जिस कारण से पूरी तरीके से विवाद खड़ा हो रहा है, जिस कारण से पूरी तरीके से उनकी बर्खास्त होने की जो डेट है वो पूरी तरीके से फिक्स हो गई है। आखिर वो स्टेटमेंट आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित कर रहा हूं, जरा देखिए स्क्रीन पे। कपिल सिब्बल कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अदालतें जमानत नहीं देंगी। सबसे पहले इस विषय में आएंगे कि सिब्बल यह कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है। स्वतंत्रता मरी नहीं है। आप लोग जैसे लोगों ने स्वतंत्रता को मारने की कोशिश करी है। जो इस भारत देश में भारत नहीं कहते हैं और इंडी अलायंस बना करके बैठते हैं, एक भ्रष्टाचार की एक पूरी कुंडली, एक गैंग बना करके बैठते हैं और वो ये बात कहते हैं कि हमारी भारत देश में स्वतंत्रता मर चुकी है। स्वतंत्रता तो मारने की कोशिश आप लोगों ने अरसों से कर रखी है, लेकिन हमारा भारत देश आज भी स्वतंत्र है और इसको मैं पूरी तरीके से साबित करूंगा। दोस्तों, कैसे स्वतंत्र है, जिस तरीके से ये फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, जरा देखिए। हमारा भारत देश कैसे नहीं स्वतंत्र होगा? जरा देखिए कि वही कश्मीर में लाल चौक के ऊपर तिरंगे झंडे फहरा रहे हैं। एक वक्त यही अल्लाह अकबर नारा लगाया जाता था, लेकिन आज वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है और कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे और ये भी देखिए, आपको ये भी दिखाते हैं कि कांग्रेस जो है, और कांग्रेस के दलाल कौन है? सिब्बल। और कांग्रेस हो या फिर सिब्बल हो, वो कभी भी राम मंदिर नहीं चाहते थे कि बने, लेकिन दोस्तों आज 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। तो आप मुझे बताइए कि स्वतंत्रता कैसे मर चुकी? आज भी स्वतंत्रता जिंदा है और भारत देश में स्वतंत्रता तब तक रहेगी जब तक ऐसे तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिनके मुंह को दबाया जाएगा, उनके मुंह को शांत किया जाएगा। नहीं तो ये लोग तमाम ऐसे ही कूटनीतिबाजी, राजनीतिबाजी करके इस भारत देश को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन एक सच्चाई और है, भारत देश में स्वतंत्रता मर चुकी है। तो फिर ये भी आपको दिखाते हैं, सबूत देखिए, बस देखते जाइए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा ये देखिए, अगर भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है तो यहां पर कश्मीर के एक ड्राइवर ने बात कही है कि मोदी जी ने कश्मीर को पूरी तरह बदल दिया। आज यहां बिल्कुल अच्छा माहौल है। मैं किसी बुरहान वानी, शेहला, राशिद और उमर खालिद को नहीं जानता। और कपिल सिब्बल कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, तो फिर कैसे ना कपिल सिब्बल को बर्खास्त किया जाए? मुझे बताइए, कैसे ऐसे वकील को जगह दिया जाए जो भारत में विष उगलने का काम कर रहे हैं और विष देने का काम कर रहे हो? लेकिन एक और ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट जो है कपिल सिब्बल का मटिया मेल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। क्यों? भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, तो फिर ये भी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। जरा देखिए, यहां पे अमित शाह जी ने साफ तौर पे बड़ी बात कही कि आरजेडी और जदयू ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर कहा था कि अगर धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर में तो खून की नदियां बह जाएंगी। लालू जी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चनाले की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी क्या कहते हैं कपिल सिब्बल? भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है।
अब ये बात बहुत अपने आप में सोचनीय है जरा दोस्तों, गहन चिंतन से, गहन विचारधारा से अपने अंदर झांक करके ये बात सोचिए कि आखिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया, और ये स्टेटमेंट अभी ही क्यों दिया गया जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहे हो या फिर मध्य प्रदेश में होने वाले हो, ऐसे तमाम जगहों पे जब 5 राज्यों में इलेक्शन होने की पूरी डेट अवधि है, तो फिर ये बात कपिल सिब्बल का कहना कि भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, इससे यह साबित होता कि आप कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं बैठ करके, और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पे साफ तौर पे पिछले बार भी एक बार अमित शाह जी ने साफ तौर पे यह बात कही थी कि आज जम्मू कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं है कि एक कंकर उठा करके किसी को मार दे। ये लोग ऐसे ही तमाशा किया करते थे कि खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी, ये होगा वो होगा, दिस दैट तमाशा करते थे। लेकिन आज कितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ा है ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? लेकिन सिब्बल को तो अपनी रोटियां सेकनी है, सिब्बल को तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की उस अग्नि में लोगों को झुलसाना है जो ईमानदारिता के पथ पे चलने की काम कर रहे हैं। अब जरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पे चुप्पी साध लेना सिब्बल का अपने आप में बहुत सारे सवालों को पैदा करती है, और क्यों करती है इसका भी आपको खुलासा करेंगे और यह भी दिखाएंगे पूरी सबूत के साथ। जरा देखिए तो स्क्रीन पे, पहले मामला आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का पहले दलाली करने का काम किया करते थे कपिल सिब्बल, और आज वही कांग्रेस पूरी तरीके से चकनाचूर हो रही है। और मोदी जी ने ऐसे ऐसे आदेश दिए हैं, मोदी जी ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे कि कपिल सिब्बल तो छोड़िए, कांग्रेस पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा, पूरी तरीके से समापन की तरफ जा रहा। और इसका साफ तौर पे रीजन बस यही है कि इन लोगों ने पूरी तरीके से देश को भरमाने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, मासूम लोगों को बरगलाने का काम किया। जो देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादिता वाली काम कर रहे हैं, जो देश राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाते हैं, जो राष्ट्र सर्वोपरि हैं कहते हैं, उसके खिलाफ ये लोग एजेंडा चलाते हैं। और ये लोग ये भी करते हैं, चीन से फंडिंग लेकर के देश में देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खात्मा अब इन लोगों का नजदीक है, और ऐसे लोगों के लिए, इनके लिए एक कड़े आदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिए, जिससे कि मैं ये बात कह सकता हूं, पहले जोड़िएगा, कैलकुलेट कीजिएगा कि घोटाला कितने का है, फिर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों बीजेपी ने ट्वीट करके कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, पहला 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, तीसरा 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, चौथा 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। मतलब ये सारे घोटाले हैं, ऐसे ऐसे घोटाले जो आप आज तक आपने सुने भी नहीं होंगे। अभी देखते जाइए, अभी देखिएगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब ये टोटल घोटाले अगर मिला दिया जाए तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ये तमाम घोटाले। अब देखिए जरा, आपको आगे दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। ये इतने सारे जो मैंने आपको घोटाले दिखाए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े घोटाले हैं। ये सारी चीजें कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आगे कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी, आपका पैसा लूटने वाले को जेल भेजा जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, ये बड़ी बात है या नहीं? जिसने छत्तीसगढ़ में दलाली की, और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी ने ये बात कही है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने दलाली करी है, जिसने देश को तोड़ने का काम किया, जिसने देश को अस्त व्यस्त करने का काम किया, जो देश को कमजोर करने का काम किया, जो देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया, उन तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना हमारा काम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। और देखिएगा कि आने वाले समय में बड़े से बड़े तीज मार खान को भी बर्खास्त करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, और इन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा।
उस वक्त ना आप बचा पाएंगे ना मैं बचा पाऊंगा। उस वक्त कोई कानून का एक लॉ भी इनको नहीं बचा पाएगा। रीजन बस यही है क्योंकि इनका पूरा तरीके से एजेंडा और फांडा फोड़ हो जाएगा, जिस कारण से इनकी दलाली का समापन भी होगा और ये जेल में दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। जरा देखिए, आपको आगे दिखाते हैं। एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना अच्छा काम कर रही है, देश में जो माहौल क्रिएट हो रहा है, जो देश में दलाली करके जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो मासूम और गरीब लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसको गरीब लोगों के पास पहुंचाने का काम कर रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बदनाम करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दिया, और उसमें से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जरा सुनिएगा, उनका स्टेटमेंट सुनिएगा तो मुंह से गालियां निकलेगी आपको कि आखिर ये स्टेटमेंट ऐसा दे कैसे सकते हैं। जो देश हित के लिए काम कर रहा हो, जो देश में एक गैंगबाजी चला रहा हो, जो करोड़ों करोड़ रुपए कैश बरामद कर रहा हो, क्या एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकारी अपने पास से लेकर के जाता है एक दलाल नेता के घर में और पैसे रखता है और फिर कहता है कि मैंने इतने करोड़ रुपए जब्त किए हैं? नहीं ना। तो फिर यह स्टेटमेंट क्यों दिया? यह स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि राज्य में ईडी कुत्तों की तरह घूम रही है? सोचिए, इतना नीचे कांग्रेस गिर जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। यह कहेगी कांग्रेस कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राज्य में कुत्तों की तरह घूम रही है। ये आपके वाक्य हैं, ये है लहजा, ये है बोलने का तरीका, ये है आप मुख्यमंत्री, आपकी यही है शैली, यही है आपकी विचारधारा, यही है एक मंशा। आप राजस्थान को किस लेवल पे जा रहे हैं, किस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, और आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुत्ता, बहुत सोचनीय है। मैं तो शॉक्ड हो गया। और कांग्रेस के ये संस्कार दिखते हैं, झलकती है, संस्कार है। गलती इनकी नहीं है, इनके पार्टी के। अब आपको याद होगा कि एक मामला हुआ था हरियाणा में, इनके ही पार्टी के एक विधायक ने, सांसद ने कह दिया था कि जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो वोट देते हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, वो राक्षस हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जांच एजेंसियां जो कि इतना मेहनत करके, आप सोचिए ना जरा, एक एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए अगर कहा जाए अशोक गहलोत को तो निकल नहीं पाएगा। एसएससी का एग्जाम देने के लिए दिन रात एक करके तब जाकर के एक एग्जाम निकलता। और सोचिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनने के लिए कितना मेहनत और कितना मशक्कत करना पड़ता होगा, तब जाकर के वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनते हैं। और उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट आना एक मुख्यमंत्री की तरफ से कि ईडी राज्य में कुत्तों की तरह घूम रही है। सोचिए कितना शर्महीन बात। सुन करके कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो इतना तपस्या करके, मेहनत करके देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सीमा पार कर देता है, और लास्ट में एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि राज्य में ईडी कुत्तों की तरह घूम रही है। इस पे एक्शन होना चाहिए, तुरंत रिएक्शन आना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी केदारनाथ घूम करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं कि तो हिंदुत्व हूं, मैं तो हिंदुत्व विचारधारा को फॉलो करता हूं। तो उस वक्त ये कौन से बिल में छुपे हुए थे जब उदयनिधि स्टालिन ने, डीएमके पार्टी ने, डेंगू मलेरिया कोरोना पार्टी ने कह दिया था कि सनातन धर्म ये है वो है, बीमारी का नाम दिया था। उस वक्त ये केदारनाथ जाने वाले राहुल गांधी उस वक्त क्यों नहीं कुछ बोले, और आज केदारनाथ जाकर के घंटी बजा रहे हैं। जरा देखिए, आपको आगे दिखाते हैं कि कांग्रेस की सच्चाई और है, और इस पे चुप्पी साध लेना कपिल सिब्बल का भी बहुत बड़ा गुनाह है। आप गिने चुने मुद्दों पे अपनी स्टेटमेंट देते हैं, गिने चुने पे बात कहते हैं, लेकिन जब वहां पे बात आती है जहां पे नन बीजेपी पार्टी है जिस राज्य में, वहां पे चुप्पी साध लेना ये अपने आप में बहुत चीजों को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप अंदर ही अंदर देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। जरा देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है, दुबई से लिंक आ चुका है कांग्रेस का, 508 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला हुआ है। जरा सुनिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, बड़ा खुलासा हुआ है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। यहां पर महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के आप सुन रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी दुबई गए थे, जिसमें ईडी ने 419 करोड़ रुपए जब्त भी किए, जिसमें एक बड़ा खुलासा आया
महादेव बेटिंग ऐप के मालिक ने बड़ा खुलासा कर दिया है, वीडियो डाल करके बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि मैं हूं महादेव बेटिंग ऐप का मालिक। भूपेश बघेल यानी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया और मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल के कहने पे वो दुबई गए थे। ऐप के मालिक शुभम सोनी ने दुबई से वीडियो जारी करके ये बात कही, तो सोचिए कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए महादेव बेटिंग ऐप के जरिए, जिसपे कार्रवाई चल रही है, जिसपे ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी का पूरा मामला है, हजारों हजार करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा का आरोप है। और सोचिए कि किस तरीके से ये पूरा गैंगबाजी, किस तरीके से लूट खसोट चल रहा है। अभी देखिए, आपको यहीं पे नहीं, अभी यहां पे मोदी जी ने तो इन सब की बखिया उधेर करके रख दी है। पहले तो आपको ये स्टेटमेंट दिखाते हैं। यहां पे छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी ने तो साफ तौर पे कह दिया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अपराध और लूटपाट का राज है। ये पहला बड़ा स्टेटमेंट दिया नरेंद्र मोदी ने। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कांग्रेस पार्टी जहां पे भी रहेगी, जहां पे भी जाएगी, जिस क्षेत्र में जाएगी, वहां पे लूटपाट, अपराध, लूट खसोट, हड़पना, ये सब चलेगा। आप देख लीजिए कर्नाटक में डीके शिवकुमार सिद्धारमैया जब एक मुख्यमंत्री बना और दूसरा उप मुख्यमंत्री बना, उसके कुछ दिन बाद यह स्टेटमेंट आता है कि हमारे पास तो फंडिंग है ही नहीं, मैं कैसे कर्नाटक में कैसे रोजगार दूंगा, कैसे वहां पे डेवलपमेंट करूंगा। तो सोचिए, एक ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसके ऊपर पहले से आरोप लगा हुआ है कि ये 70 से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसके पास अवैध रूप से ये संपत्ति अर्जित करता है, आय से अधिक संपत्ति इनके पास है, डीके शिवकुमार के पास, तो ये भी मामला चल रहा है। तो ये कांग्रेस की पार्टी जहां भी रहती है वहां पे दलाल भ्रष्टाचारिता फैल जाती है और इनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, ये तमाम लोग मिलकर के घपलेबाजी करने लगते हैं। ये कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में साफ तौर पे ये बात कह करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से मटिया उखेड़ करके रख दी पूरे कांग्रेस पार्टी की। अभी यही नहीं, अभी आपको आगे दिखाते हैं सच्चाई। मोदी जी ने यह भी कहा कि 12 साल पहले सरकार हैंग हो जाती थी। 12 साल पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कितना भी स्वाइप कर लें आप, असर नहीं होता था। 2014 में लोगों ने इसे बदल दिया। अब सोचिए, 2014 में अगर कांग्रेस की पार्टी नहीं बदलती तो आज देश का माहौल क्या होता, कैसी स्थिति होती, किस तरह से लोग आज भी तरबतर हो रहे होते। कोरोना जैसी महामारी से लड़ लिया आज भाजपा की सरकार ने, लेकिन अगर कांग्रेस की पार्टी अगर होती तो इस भारत देश में सोच लीजिए महामारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि आज हमारा देश फिर से 100 साल पहले चला जाता। और देखिए आज किस तरीके से हमारा देश विकास कर रहा है, किस तरीके से देश हमारा आगे बढ़ रहा है, इसका भी एक उदाहरण आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा। देखिए, यहां पर साफ तौर पे नीति आयोग के अध्यक्ष बीवीआर सुब्रमण्यम का बयान है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोचिए, $30 ट्रिलियन, मतलब समझते हैं आप, $30 ट्रिलियन यानी भारत तीसरे नंबर पे तो अर्थव्यवस्था का उससे भी ऊपर चला जाए। तो सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। जो कांग्रेस ने 60 से 70 साल में इस देश को दीमक की तरह खोखला करने का काम किया, उसको पूरी तरीके से भाजपा जो है, मोदी सरकार जो है, उसको पूरी तरीके से मजबूत कर रही है। फिर से सोने की चिड़िया भारत देश को बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ गैंगबाजी चल रही है, कुछ एजेंडा चल रहा, कुछ देश विरोधी एजेंडा चल रहा, कुछ इस भारत देश से बाहर के लोग मिलकर के मोदी सरकार को गिराने, भड़काने, तोड़ने, मरोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे पत्रकार जो हैं वो पूरी तरीके से एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे और जो देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी आपको आगे दिखाते हैं। यहां पे मोदी जी ने एक और बड़ी बात कही है। मोदी जी ने कहा कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के भविष्य के लिए कोई रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी
दादा दादी नाना नानी ने क्या किया, इस पर वोट मांगते हैं। सोचिए, कांग्रेस का अपना कोई रोड मैप नहीं। जो दादा दादी ने किया, नाना नानी ने किया, वो दिखा करके ये वोट बटोरते हैं। अपना क्या किया अभी तक इनका कोई भी स्टेटस नहीं, कोई भी इनका वैल्यूएशन नहीं है, कोई इनका रोड मैप नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है। इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये लोग देश को तहस नहस करने का काम करना चाहते हैं, देश को तहस नहस करना चाहते हैं। इससे अगर बचना है तो अपने दिमाग पे जोर डालना होगा और सोचना होगा कि देश के लिए कौन है जो सोच रहा। नहीं तो हमारा देश दोस्तों टूट कर बिखर जाएगा और फिर हम लोग ऐसे ही तहस नहस हो जाएंगे। अभी इनकी सच्चाई को दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। जरा देखिए, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक और बयान दिया। यह कहा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को हम अगले 5 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। सोचिए, 80 करोड़ गरीब को मुफ्त राशन देगी, पहले भी दे रही थी और अब 5 साल और बढ़ा देगी मोदी सरकार। और ये कहते हैं अशोक गहलोत की राज्य में ईडी कुत्तों की तरह घूमती है और ये कहते हैं कपिल सिब्बल की भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है। इसका जो है वो पूरी तरीके से एजेंडा जो है वो अब समाप्ति के कगार पे है। तो इन लोगों की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन लोगों का मति गति का ठीक नहीं, कुछ भी कभी भी बोल करके निकल जाते हैं। भारत की स्थिति परिस्थिति इतना तो दावा कर सकता हूं कि जो 50 साल पहले थी उससे कहीं ज्यादा अभी अच्छी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।